साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज फिर हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण दिन या समय। और ये जो वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30 मई का करंट अफेयर महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें, ओपिनियन भी दें, ताकि मैं और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम 30 मई का जो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें से कुछ सवाल पूछा जा सकता है। पहला जो मैंने यहां कलेक्ट किया है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है कि उसने WHO से अपने आप को अलग कर लिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संस्था है विश्व स्तर की जो विश्व में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की देखरेख करती है और इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। अमेरिका बहुत बड़ा फंडिंग करता था, इसको बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किया करता था, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम वर्ल्ड लेवल पर करती थी। लेकिन कोरोना में उसने चीन के WHO पर जो प्रभाव है कि चीन के कार्यों को WHO अप्रूव करता है और चीन की बातों के आधार पर ही डिसीजन लेता है, इस बात को ध्यान में रख करके कोविड-19 के आधार पर कि विश्व स्तर पर जो काम होना चाहिए था WHO ने ऐसा नहीं किया, या जो कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो WHO पूरी तरह से नहीं कर पाया और वो WHO सारा काम चीन के डिसीजन या चीन के निर्णय के आधार पर कर रहा है। इसके कारण से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डिसीजन लिया, ताकि देख रहे कोविड-19 के चलते अमेरिका चाहता है कि चीन से सभी तरह के संबंधों को विच्छेद कर लिया जाए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी के चीजें जो है उसे अलग रखा जाए। तो एक बड़ा डिसीजन है, दबाव की राजनीति है, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि एक दुखद घटना है। अजीत जोगी जो एक वरिष्ठ नेता हुए करते थे, आज हमारे बीच नहीं है और इनका नाम इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जब छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था पहली बार, उस छत्तीसगढ़ के ये पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये ध्यान रखना है कि जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य अस्तित्व में आया था तो उस समय पहले मुख्यमंत्री का जो जिम्मेवारी था अजीत जोगी ने संभाला था, जो कार्डियक अरेस्ट के कारण उनके हृदय में प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ देर तक अस्पताल में थे, जिनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है 2 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा से सांसद चुने गए थे, वरिष्ठ नेता थे, पहले तौर पर अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं, एक IAS के तौर पर। तो ध्यान रखना है कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना। अब यहां के बाद एक न्यूज है बीपीएससी से संबंधित। तो बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में प्रवासी बिहारी ऐप, इसको ध्यान रखना। तो प्रवासी मजदूरों पर अभी बहुत चर्चा और स्वरूप में सबसे ज्यादा हमने कहा था कल के वीडियो में कि यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं और इसी को ध्यान में रख करके बिहार ने प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार के द्वारा या बिहार के द्वारा बना हुआ एक ऐप प्रवासी बिहारी ऐप लॉन्च किया था और ये लॉन्चिंग हुई थी 28 मार्च को। तो ये ध्यान रखना है, ये बिहार ने इस ऐप को लॉन्च किया 28 मार्च को और इसके द्वारा काफी लाभ हुआ बिहार के प्रवासी मजदूरों को। इस ऐप के द्वारा बिहार के लगभग 29 लाख मजदूरों ने आवेदन दिया और जिसमें 21 लाख मजदूरों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाया गया, उनके खाते में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। तो इसके कार्य के प्रभाव को देखते हुए अब इस प्रवासी बिहारी ऐप को राष्ट्र स्तर पर यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात हर जगह पर लागू करने की एक योजना चलाई जा रही है। तो ये बिहार में तकनीकी के विकास के लिए पूरे देश स्तर पर बिहार को सराहा जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये बिहार से जुड़ा हुआ है प्रवासी बिहारी ऐप, राष्ट्र स्तर पर लॉन्च करने की योजना बन रही है। अब यहां ध्यान रखना है कि 31 मई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल आएगा। तो ध्यान रखना है कल जब वीडियो देख रहे हो तो 31 मई होगा और 31 मई तक बिहार में 1481 ट्रेनों के द्वारा कुल मिलाकर के 21,68,000 लोग बिहार वापस आ चुके होंगे। तो ये एक बड़ा डाटा है कि 21 लाख लोग बिहार के अन्य राज्यों में काम कर रहे थे जो लौट कर अब वापस आ गए हैं। और यहां पर एक अलग तरह का सीन है, सरकार के लिए चुनौती है, लोगों को जीवन स्तर के लिए चुनौती है, रोजगार की चुनौती है और इन सब लोगों को संक्रमण से बचाने की चुनौती है। तो ये एक बड़ा
डाटा है, ये ध्यान रखना है कि लगभग 21,68,000 लोग बिहार वापस आ चुके हैं कल तक, 31 मई तक। अब यहां ध्यान रखना है कि 31 मई को ही मतलब कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, और इसके चलते WHO, चूंकि WHO का भी कार्यकारी प्रमुख भारत ही है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है केंद्रीय, वही अभी WHO के कार्यकारी प्रमुख के रूप में अभी जस्ट उन्होंने पदभार संभाला है। और ध्यान रखना कि WHO ने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, नाम है सीड्स। तो सीड्स का नाम याद रखना है, जिसका पूरा नाम सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये ध्यान रखना। तो ये एक संगठन है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, शॉर्ट फॉर्म में सीड्स कहा जाता है। और सीड्स के कार्य को देखते हुए WHO ने इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार, तो ये नाम याद रखना है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इसी को WHO इस बार ये अवार्ड से सम्मानित करेगी। तो ध्यान रखना है, खास करके बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में इस संस्था ने काफी काम किया। बिहार में आज से 8 साल पहले लगभग बिहार की जनसंख्या का 53% लोग तंबाकू का सेवन करते थे, लेकिन 8 सालों में सीड्स के कार्य के द्वारा, सीड्स के जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जागरूकता अभियान, उसके कारण घट करके वो 25.9% हो गया। तो ये ध्यान रखना, काफी कमी है। झारखंड में यही डाटा 50.1% से घट करके 38.9% हो गया। तो ध्यान रखना है, तंबाकू पर विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए सीड्स को WHO ने चुना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए। अब यहां एक न्यूज है केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा, और 30 मई आज का दिन है, और ये आज ही के दिन इनका दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया। तो ध्यान रखना है कि मोदी सरकार ने 30 मई को पदभार संभाला था, और इस प्रकार से एक साल 2019 में ये 30 मई को पदभार संभाला गया, और फिर 30 मई आ गया, तो 1 साल पूरा हो गया, मतलब दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया। अब यहां पर एक और दुखद घटना है, संगीत के क्षेत्र से, सिनेमा से योगेश गौड़, एक नामी संगीतकार हुआ करते थे। संगीतकार मतलब होता है लिखने वाले, जो लिरिक्स लिखते हैं। कोई म्यूजिक होता है तो उसके शब्द जो होते हैं वो कोई और लिखता है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है उसको गीतकार कहते हैं, तो वो अलग होते हैं, और जो लिरिक्स लिखते हैं उनका नाम है योगेश गौड़। बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे प्रभावी गीत लिखा इन्होंने। लता मंगेशकर ने काफी गीत गाया इनका लिखा हुआ। एक गाना सुनते होंगे, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे एक बड़े संगीतकार का निधन हो गया, नाम है योगेश गौड़। तो ये ध्यान रखना है, भारतीय संगीत जगत के एक बड़े विभूति हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई। अब यहां ध्यान रखना है, 2 इकोनॉमी से न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पर ध्यान रखना। पहला तो कि 2019-20 का वित्तीय वर्ष, मतलब जस्ट जो 31 मार्च को पूरा हो गया, तो इस वित्तीय वर्ष में जो पिछला वित्तीय वर्ष है अभी 20-21 चल रहा, तो 19-20 का वित्तीय वर्ष का अंतिम तिमाही, 4 तिमाही होता है, तो चौथी तिमाही भी लिखता है कभी कभी, अंतिम तिमाही भी समझे। 4 तिमाही होता है, 3 का 4 से गुना करेंगे तो 12 मंथ हो जाता। तो इस रूप में अंतिम तिमाही में जीडीपी का जो दर है वो घट करके 3.1% रहा, जो बहुत कम हो गया। मतलब जीडीपी का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और वो कम करके 3.1% रहा अंतिम तिमाही। मतलब जो अंतिम 3 मंथ होता है साल का वित्तीय वर्ष का, उस अंतिम 3 मंथ में ये 3.1% रहा, जबकि टोटल 2019-20 का कैलेंडर ईयर पूरा अगर लेंगे वित्तीय वर्ष के तौर पर, तो पूरे वर्ष में ये आर्थिक विकास दर 4.2% रहा, जो बहुत कम है। और ये कम इसलिए है कि कोविड-19 का प्रभाव है, और इसकी वजह से इकोनॉमी पर बहुत दबाव पड़ रहा है, बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है, और एक तरह से देश मंदी की दौर में चल रहा। और इस रूप में ध्यान रखना 4.2% रहा, जबकि यही 2018-19 में ये 6.1% था। एक सूचना आप लोगों के लिए
कि चूंकि अब 2 वीडियो पर डे आना है या 2 वीडियो मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, दिन रात सोचता रहता हूं कि कैसे करूं, क्या करूं, किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो 2 वीडियो के लिए करंट अफेयर और एक सब्जेक्ट जो चल रहा है, 4 विषय जो मैं लेकर चल रहा हूं वो, और एक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे तक मिलेगा और वो पर डे होगा। ये ध्यान रखना है, किसी दिन कोई कारण से नहीं बन पाया तो नहीं जाएगा, नहीं तो ऐसे यूजुअली वो पर डे सुबह 8 बजे तक करंट अफेयर का। और जो सब्जेक्ट का टॉपिक था वो वीडियो अब हर दिन इवनिंग में 4 से 5 के बीच में आएगा। तो ध्यान रखना है, 4 से 5 शाम में सब्जेक्ट का वीडियो और करंट अफेयर का सुबह में मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में। तो ध्यान रखना है। तो ये ध्यान देना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट पूरे वित्तीय वर्ष में 4.2 रहा 2019-20 में, जबकि 18-19 में 6.1%, जबकि अंतिम तिमाही में 3.1% रहा। अब यहां ध्यान दें कि यहां पर एक और डाटा इकोनॉमी से, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी में, क्योंकि जब आर्थिक नीति 1991 जो लाई गई थी, नई आर्थिक नीति, उसमें लाने का एक बड़ा कारण राजकोषीय घाटा ही था। तो राजकोषीय घाटा मतलब राज्य का घाटा। घाटा कब होता है? जब हम आय व्यय करते हैं तो अगर आय से ज्यादा व्यय हो आपका, मतलब इनकम कम हो, खर्च ज्यादा हो, तो आप घाटे में चले जाएं। और यही सरकार के लिए भी होता है। सरकार का राजस्व प्राप्ति होता है और उस राजस्व जो प्राप्त होता है उसको सरकार अपने साल भर के अलग अलग मदों में खर्च करती है। तो जो आय और व्यय होता है वो हमेशा हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा या बजट जो है वो घाटे का ही प्रस्तुत होता है। कभी भी सरकार फायदे में नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर के, कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के वो काम चलाती है। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा होता है, लेकिन घाटा एक लिमिट तक होना चाहिए। और सरकार का अनुमान था कि राजकोषीय घाटा 2019-20 में 3.8% रहना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो, इतना तक घाटा होना चाहिए जो काम चल रहा है, जो बजट बनाया गया उसके आधार पर। लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ करके जीडीपी का 4.6 पॉइंट पहुंच गया। ये एक चिंता का विषय है कि सरकार के खजाने पर बहुत दबाव है, कोष खाली है, और ये घाटा 4.6% रहा जीडीपी का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना, ये ध्यान रखना होना चाहिए था 3.8%, जबकि पहुंच गया ये 4.6%। तो जो इकोनॉमी का न्यूज है ये यूपीएससी, बीपीएससी या जो भी बैंक से संबंधित जीके है उसमें ये ज्यादा पूछा जाएगा, और ये सब इंपॉर्टेंट 30 मई का। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ 31 मई का। तो तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एक बड़ा फैमिली का निर्माण करें। हम लोग एक ऐसा टीम बनाएं जो देश हित में काम कर सके, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो। हम अपना एक एक काम व्यवस्थित रूप में करें जो देश के निर्माण में सहयोग कर सके। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।